औरंगाबाद के सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ औरंगाबाद के हमारे सभी वासियों को इनको सदन भेजकर गौरव महसूस होगा, क्योंकि सदन पहुंचने के बाद ये नेता के रूप में नहीं, आपके भाई और आपके बेटा के रूप में आपके साथ सेवा करते हैं। हम लोग के साथ यहाँ पर पूर्व सांसद जहानाबाद से और लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता डॉक्टर अरुण कुमार जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी अपनी बातों को सभी मीडिया के साथी चैनल से आदमी वो कर सकता है। औरंगाबाद से जो उम्मीदवार हम लोगों ने दिया है, ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का। और सब लोग, ये पूरे बिहार में एक संदेश जाने वाला है कि साधन विहीन लोग भी लोकतंत्र में अपने स्थान को मजबूती से रख सकता है। चूंकि चिराग पासवान के नेतृत्व में जो पार्टी का मौलिक चिंतन है वो ये है कि बिहार के 13 करोड़ आवाम को हम एक करके बिहार को बदलें। इस बदलाव में जो नारा है पार्टी का, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, तो सभी तबके के लोगों को एक करके ताकत के साथ हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। हम उनकी आवाज बुलंद करना चाहते हैं और तभी संस्थाएं जिंदा रहेंगी। संस्थाओं को वर्तमान सरकार के नेतृत्व में मारने की पूरी कोशिश की गई। आपने कल सदन को देखा। 100 वर्षों के इतिहास को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने जो इस देश को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीने का संकल्प दिया था, उसको धूल दूषित कर दिया मुख्यमंत्री जी। तो आज ये चुनौती है हमारे सामने और इस चुनौती को हम प्रथम दिन से स्वीकार कर रहे हैं कि हम संस्थाओं को जिंदा करेंगे, हम विद्यालय महाविद्यालय को जिंदा करेंगे, हम अस्पतालों को आम गरीब लोगों के लायक बनाएंगे। और जब अनूप ठाकुर आपका प्रतिनिधित्व करेंगे तो जो आत्मा है पार्टी की, उसका प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए आपसे, आपके माध्यम से औरंगाबाद के तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहते हैं, एक बार बाहर आए, तिकड़म से बाहर आए, लोकतंत्र को जिंदा होने दें और उसमें हमारी पार्टी पूरे तरीके से कमिटमेंट है। यह तो एक मिसाल है, आगे पूरी लड़ाई, इतिहास जिसको हम बनाने वाले हैं। हम बिहार को इस परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं। हम एक नया बिहार बनाएंगे, सम्राट अशोक का बिहार बनाएंगे, शेर शाह सूरी का बिहार बनाएंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बिहार बनाएंगे और अंबेडकर के उन सपनों को, जो अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन में भी जाए और सड़क पर भी रहे, इसको हम स्थापित करने के लिए अनूप ठाकुर को यहाँ प्रतिनिधि बनाया। जय हिंद। और जो कठिनाई हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये कार्यकर्ताओं का प्यार भी है, इसी प्यार के लिए हम जैसे नेता, हम लोग मरते भी इसी प्यार के लिए हैं। तो उसके लिए जो कठिनाई हुई है, आज की इस प्रेस वार्ता का विशेष उद्देश्य, जैसा हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी ने बताया, अनूप ठाकुर जी की प्रत्याशी के तौर पर औरंगाबाद से आज औपचारिक इनकी घोषणा अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ से की गई है। आप सब जानते हैं कि बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन चल रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया था कि विधानसभा की चुनाव की तर्ज पर ही एमएलसी का भी चुनाव हम लोग अकेले ही लड़ेंगे, बिना किसी गठबंधन के। उसी क्रम में हम लोगों ने कुछ सीटों पर अध्यक्ष जी के द्वारा पूर्व में घोषणा की जा चुकी थी और हम लोगों ने इस बात का निर्णय पहले ही लिया था कि जहां पर हम लोग के प्रत्याशी मजबूत हैं
या जहाँ पे पार्टी का संगठन मजबूत है, उन्हीं सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो हम लोगों ने 5 सीटों की घोषणा पहले हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपका गया है, आपका नालंदा की सीट है, फिर अभी हम लोग सहरसा का हम लोग गए थे, सहरसा की सीट है, उसके बाद दरभंगा की सीट है, और गया हो गया, दरभंगा हो गया, सासाराम, अभी हम लोग सासाराम होके आ रहे हैं वो वाली सीट, और अब औरंगाबाद की एक सीट और इसमें जुड़ी है। तो 6 सीटों पर हम लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारने का हम लोगों ने फैसला किया, जिसमें से अधिकांश सीटों पर हम लोग के प्रत्याशी अपना नामांकन कर चुके हैं। कल हम लोग सहरसा गए हुए थे, वहाँ पे हमारे प्रत्याशी छत्री यादव जी, तो उन्होंने अपना नामांकन किया, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सासाराम में रवि शंकर पासवान जी, उनके नामांकन में हम लोग थे, और कल अनूप ठाकुर जी अपना नामांकन यहाँ से भरेंगे। जहाँ जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, एक बात तय है कि जिस तरीके से जनता का अपार प्यार, स्नेह और जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि यकीनन ये जनप्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का ये चुनाव होता है, तो जिस तरीके से उनका विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों पर देखने को मिल रहा है, सहरसा की सीट हो या जहाँ जहाँ पर भी, अरुण बाबू भी कल गए थे, नालंदा गया की सीट हो, जहाँ जहाँ पे भी हम लोग की पार्टी के नेता जा रहे हैं, और जो एक अपार संख्या में हम लोग को लोगों का, जनप्रतिनिधियों का प्यार देखने को मिल रहा है, ये एक बात को तो स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि हर बीते दिन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का न सिर्फ संगठन मजबूत हो रहा है, बल्कि पार्टी पर लोगों का विश्वास और बढ़ता जा रहा है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि बड़ी संख्या में उस विपरीत परिस्थिति में भी लोगों ने अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद दिया था। चुनाव के वक्त यहाँ पर भी मैं आया था, और उस वक्त भी तमाम हमारे प्रत्याशियों को, हाँ, राजनीति में कई बार भाई आंकड़ों की गिनती संख्या बल से की जाती है, आंकड़े गिने जाते हैं कि भाई आपके कितने विधायक जीत कर आए, कितने सांसद जीत कर आए, पर जिस राजनीतिक परिचय से मैं लोगों की पहचान कराना चाहता हूँ, उसमें ये भी मायने रखता है कि कितने प्रतिशत आपको मत मिलेंगे। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, हम लोगों ने देखा कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी महज 2-2.5% वोटों पर सिमट गई। तमाम सीटों पर, 403 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और 25 लाख मत हम लोगों ने हासिल किए थे। 6% का हम लोग का मत प्रतिशत था, वो भी तब जब हम लोगों ने 100+ सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा था। अगर 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते उस वक्त, तो यकीनन ये मत प्रतिशत 14 से 15% का होता, और ताज्जुब की बात है कि आज 14% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने। तो इसीलिए ये अपने में दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी पर लोगों का विश्वास, और ये पार्टी या चिराग पासवान से ज्यादा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस सोच की ये जीत है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जिस तरीके से जनता ने अपनाया है, और जिस तरीके से जनता, जितना ये विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने आ रहा है, भाई आज की तारीख में लोग कहते हैं, हकीकत भी है, कई लोग समझते हैं कि शायद मेरी मुख्यमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, हर तरीके से वो मुझसे बड़े हैं। आज भी जब वो मुझे मिलेंगे, सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा कि जाके उनके चरण स्पर्श करूंगा, पर मैं उनकी नीतियों का विरोध करूँ। हमेशा मैंने किया है, मैं करता हूं। मैं नहीं मानता भैया कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से नल जल, ये तो आपको करना ही करना है भैया, ये तो मूलभूत जरूरतें हैं। पर उन समस्याओं का क्या जो कि पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ी है। आज जो हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसका क्या? आईटी जॉब्स की बात कौन करेगा? आईटी सेक्टर्स की बात कौन करेगा? यहाँ पर प्रदेश में एजुकेशनल हब बनाने की बात कौन करेगा? आज हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, क्यों कोटा जाते हैं भैया? और कोटा की व्यवस्था देख लीजिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते? बिहार को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? तो मेरी लड़ाई उनसे एक बात होती है, भाई चुनाव का वक्त आता है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 19 लाख का हम लोग रोजगार देंगे। यहाँ पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करके कहता हूँ, अगर 19 लड़कों को भी खड़ा कर दे यहाँ पे, या लड़कियों को, कि इनको हम लोगों ने पिछले 1.5 साल 2 साल, जब से आपकी सरकार है 1.5 साल में इनको हमने रोजगार दिया, तो आप जो हारने के लिए कहेंगे मैं तैयार। तो आप बात करते हैं रोजगार की, पर रोजगार का सृजन कैसे हो, उसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है? मुख्यमंत्री जी जाति से तो बाहर निकलते नहीं। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने, जैसे गुजरात में होता है वाइब्रेंट गुजरात, मध्य प्रदेश में होता है, कभी कोई इन्वेस्टर समिट किया,
निवेशकों को बुलाया हो कि आप आइए हमारे प्रदेश में निवेश कीजिए, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दी हो, कभी नहीं। सुनेंगे तो बस जातियों में कैसे हम लोग को बांटा जाए, हम लोग को और तोड़ा जाए। दलित है तो उसको महादलित करो, पिछड़ा है तो उसको अति पिछड़ा करो, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सिर्फ जाति धर्म में बांटने से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और यही कारण है कि नीति आयोग की रिपोर्ट हम लोग को फिसड्डी बोलती है। आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी हम लोग मूलभूत जरूरतों के अभाव से हम लोग जूझ रहे। तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर जनता में धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी का विश्वास मुख्यमंत्री खोते जा रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले चुनाव में भी जनता का जनादेश भले किसी के लिए भी हो, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए नहीं था भैया। उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए ये जनादेश नहीं था। अगर उनके लिए ये जनादेश होता तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारे होते। आज भले वो किसी के आशीर्वाद पर, किसी की कृपा पर भले वो मुख्यमंत्री बने हुए, पर हकीकत है कि बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कभी नहीं देती। और ये चुनाव, एमएलसी का ये चुनाव आगामी मध्यवर्ती चुनाव हो या 2025 में अगर सही समय पे होते, मैं नहीं मानता सही समय पे होंगे, मैं मानता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, क्योंकि विरोधाभास खुल के दिखता है। दोनों सरकार के जो मुख्य प्रमुख घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, भाई मुख्यमंत्री ने कौन सी नीति का विरोध नहीं किया है केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की। पेगासस पे जांच की मांग करते हैं, सृजन घोटाले पे खामोश रहते हैं, उस पर जांच हो नहीं। बात करते हैं भैया जातीय जनगणना की, तो भैया आप मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के पास तमाम विपक्षी दलों को लेकर गए थे, भारतीय जनता पार्टी का आपको रुख नहीं पता इसमें क्या था। तो जो विरोधाभास, जातीय जनसंख्या नियंत्रण कानून और अब एक नया झुंझुना विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। भाई जब विशेष राज्य के दर्जे के जब प्रावधानों को हटाया गया था, मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हो रही थी, तो उस वक्त क्यों नहीं थे आप? उस वक्त विशेष राज्य के दर्जे की मांग आपको तब याद नहीं आई जब आप 2017 में रातों रात वापस से आप आकर गठबंधन का हिस्सा बने। उस वक्त आपने क्यों नहीं शर्त रखी कि भैया आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे? 2017 में जाते दोबारा जनादेश लेकर आते। क्यों नहीं 2019 के चुनाव से पहले आपने ये शर्त रखी थी कि भैया अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी तो हम इस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे? क्यों नहीं 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले? अब क्योंकि इनको बड़ी कुर्सी की लालसा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बिना कुर्सी के रह नहीं सकते। महागठबंधन में जाएंगे लालू जी के साथ तो मुख्यमंत्री यही बनेंगे, वापस एनडीए में आएंगे तब भी मुख्यमंत्री यही बनेंगे, तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी तब भी मुख्यमंत्री यही बनेंगे, आधे से ज्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री यही बनेंगे। भाई गजब है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी जब डोलती हुई दिखी तो अब सीधा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े और सपने देखे जिनसे प्रदेश नहीं समझता। और ये मैं आग्रह करूंगा, उनके पार्टी के कई नेता प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रदेश के प्रधान, बिहार के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, ये ज्यादा जरूरी है। आज आपके बिहार में जहरीली शराब से अनंत मौतें हो रही हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जब ये खबर ना सुनने को मिलती है। भाई कितने जिलों में तो हम लोग जा चुके हैं, चंपारण हो, आपका गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, आपका नालंदा, मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला, आरा हो, बक्सर हो, छपरा हो, कहाँ कहाँ नहीं हुई हत्या। एक हत्या पर मुख्यमंत्री ने जाना जरूरी नहीं समझा। जितनी मौतें हुई हैं, हत्याएं हुई, और ये जहरीली शराब से तो मैं इसको मौत भी नहीं, मैं इसको हत्या ही मानता। अगर किसी को जहर पिलाकर मारा जा रहा है तो वो हत्या की श्रेणी में आता है। और मुख्यमंत्री ने एक बार किसी पीड़ित परिवार के पास जाना जरूरी नहीं समझा। बोलते महिलाओं के लिए कानून बनाया, भैया जाके देखिए जो रो रही है महिला ही बैठी है वहां पे, किसी ने भाई खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया। एक बार मुख्यमंत्री ने जाकर उनके आंसू पोंछना जरूरी नहीं समझा। या किसी घटना में मुझे बता दीजिए ना, एक तस्वीर, हम लोग भागलपुर गए थे, ब्लास्ट हुआ, वहां पे 15 लोग मर गए। मुख्यमंत्री तो भूल जाइए, उनके मंत्री, एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, सर्किट हाउस में सब बैठा है, किसी ने घटना स्थल पर जाना या पीड़ित परिवारों से मिलना जरूरी नहीं समझा। और यही